सभी को नमस्ते। हम लोग समाज में व्यवस्था पर कुछ बात कर रहे हैं। समाज के लक्ष्य के रूप में, मानव के लक्ष्य के रूप में हम लोग ये पहचान रहे हैं कि हर व्यक्ति में समझदारी हो, जिससे हर व्यक्ति समाधानित रहे, हर व्यक्ति सुखी रहे। ऐसे समझदार जिम्मेदार व्यक्तियों से जो परिवार बने, जो परिवार में समृद्धि हो, संबंध ठीक हो। ऐसे सुख समृद्धि पूर्वक जीते परिवारों से जो समाज बने, वो समाज में संबंध का भाव हो, विश्वास हो, अभय हो, कोई अपराध ना हो। और ऐसा सुख समृद्धि और अभय के साथ जीता हुआ जो मानव समाज है, वो प्रकृति के साथ ठीक जिए, ताकि प्रकृति में संतुलन, प्रकृति में सहअस्तित्व बना रहे। इसको हम मानव के लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं। ना मेरा लक्ष्य, ना आपका लक्ष्य, ना इनका लक्ष्य, मानव का लक्ष्य। क्योंकि अल्टीमेटली दिखता है कि हर मानव को यही करना स्वीकार होता है, हर मानव को यही गोल स्वीकार होता है। बेसिक ह्यूमन एस्पायर, बेसिक ह्यूमन गोल के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं कि सुख समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि आदमी खुद तृप्त होगा, खुद समझदार होगा, तो परिवार में ठीक जी पाएगा। परिवार समझदार होगा, तृप्त होगा, ठीक होगा, तो वो परिवार मिलकर के समाज में कुछ ठीक कर पाएगा। समाज ठीक होगा तो प्रकृति के साथ ठीक जिएगा। आदमी खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, चिंताग्रस्त है, खाली खाली महसूस कर रहा है अपने में, परिवार में झगड़े है, तनाव है, क्लेश है, टूटन है, तो परिवार की भी पीड़ा है। तो अपना खालीपन, परिवार की पीड़ा, इन सब चीजों को लेकर के समाज में जाएगा तो क्या करेगा समाज में जाकर के? तो हम लोग जीवन विद्या में एक सूत्र बोलते हैं कि जिसके पास जो है वो वही बांटता है। आप लोगों को मेरे पास 5,000 रुपये मांगने की एक जरूरत महसूस हो, बट मेरे पास हो ही नहीं, तो मैं क्या दूं? मेरी चाहत भी हो कि सबको दे दूं 5-5 हजार, बट है ही नहीं अपने पास, इत कहां से दूं? तो जिसके पास जो है वो वही बांटता है। तो जिसके पास समझदारी है वो समझदारी बांटेगा, जिसके पास दुख है वो दुख बांटेगा, जो खुद क्रोध से भरा है वो क्रोध बांटेगा, जो खुद प्रसन्नता से भरा है वो प्रसन्नता बांटेगा। तो हमको यदि परिवार को कुछ देना भी है, हमको यदि समाज को कुछ देना भी है, हमको खुद को पहले उससे भरना पड़ेगा कि नहीं? हम खुद यदि ये चाहते हैं कि समाज में हम विश्वास को स्थापित करें, खुद को तो उस भाव से भरना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि समाज में सब प्रसन्न रहे, खुद को तो प्रसन्नता से भरना पड़ेगा। रोते रोते जाएंगे समाज में तो कैसे समाज को प्रसन्न करेंगे? तो ये स्टेप समझ में आता है कि अपनी समझदारी सुनिश्चित हो, उस आधार पर परिवार में संबंध ठीक हो, समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो, और फिर समाज में कुछ काम कर पाए। जब समाज में भी काम करने जाएंगे तो समाज के एक एक व्यक्ति को शुरू कहां से करवाएंगे? पहले स्टेप से ना। मैं समझ गया, मेरा परिवार ठीक हो गया, तो डायरेक्ट समाज की व्यवस्था ठीक थोड़ी हो जाएगी। समाज के हर व्यक्ति को समझदारी वाली जगह से शुरू कराना पड़ेगा ना, कि नहीं? तो समाज के हर व्यक्ति तक की समझदारी, जिम्मेदारी का भाव पहुंचे, उसके लिए एक शिक्षा संस्कार की बात को हमने देखा। शिक्षा संस्कार ठीक से सुनिश्चित हो जाए, उसके बाद न्याय सुरक्षा की बात को देखा। मतलब पैरेलल ही है एक तरह से, बाद कहना ठीक नहीं है। तो न्याय सुरक्षा वाली जगह को भी देखा कि जिसमें हर मानव का संबंध ठीक हो, मानव प्रकृति संबंध भी ठीक हो। उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य संयम को देखा। तो स्वास्थ्य की परिभाषा एक लिखी है कि शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में व्यवस्था हो, शरीर पूरा ठीक चले, उसी को तो स्वास्थ्य कहेंगे ना। कि एकदम जो है, जिस तरह के फिगर का काउंटिंग चलता है वैसा फिगर बने, उसको स्वास्थ्य कहेंगे। स्वस्थ शरीर किसको कहेंगे? दिखने में जो एकदम आकर्षक लगे उसको, या जो जिसके अंदर सब चीजें ठीक हो उसको? अंदर का फंक्शनिंग सब चीजों का ठीक हो उसको, अंदर का फंक्शनिंग सब ठीक हो उसको स्वस्थ शरीर कहेंगे ना। कि बाहर पाउडर लगा के आ गए हो और अच्छे दिख रहे हो, उसको स्वस्थ शरीर कहेंगे। तो ये जो दिखाना है वो स्वास्थ्य है, या जो शरीर का अपना फंक्शनिंग ठीक होना है वो स्वास्थ्य है? सिक्स पैक बनाना स्वास्थ्य है, या शरीर का फंक्शनिंग ठीक हो वो स्वास्थ्य है?
तो फंक्शनिंग ठीक हो वो स्वास्थ्य है, सारे अंग ठीक चले वो स्वास्थ्य है। और उसके लिए अपने में संयम का भाव हो कि ये शरीर की जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ, शरीर के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं समझता हूँ कि नहीं। आज के दिन आप देखेंगे तो कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं कि जो एक अच्छे लेवल का शरीर दिखाने के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे डाइट लेते हैं कि जिससे शरीर खराब होता है, दिखता अच्छा है ना। सिक्स पैक्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए ऐसे ड्रग्स लेते हैं, इतना सारा शरीर को खींच लेते हैं जिम में जा कर के कि जिससे दिखता है सिक्स पैक्स अच्छा, बट शरीर का फंक्शनिंग खराब होता है। तो हमको ये भी समझने की जरूरत है कि स्वास्थ्य कहते किसको है हम, हेल्दी बॉडी कहते किसको है हम, कि नहीं। और उसके लिए जरूरी है अपने में संयम का भाव। उसके साथ देखेंगे तो थोड़ा उत्पादन और कार्य की भी बात हम लोग पहले भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, कि उत्पादन का मतलब है कि मैं प्रकृति के साथ कुछ काम कर रहा हूं और कुछ उसका रिजल्ट मिल रहा है, कुछ बन रहा है, तो मतलब मैं कुछ उत्पादन कर रहा हूं। समाज के लिए बहुत सारी चीजें बनानी भी तो पड़ेगी, किन्हीं को गाय पालनी पड़ेगी, किन्हीं को खेत में काम करना पड़ेगा, किसी को जूते चप्पल बनाने पड़ेंगे, किसी को कपड़े बनाने पड़ेंगे, किसी को मटके बनाने पड़ेंगे। ये सारे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमको चाहिए तो ये सब टॉप क्लास, करना कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि समाज में इस काम का स्टेटस हाई है तो सबको वही करना है, नीचे वाला किसी को नहीं करना है। और वे माना हुआ ही तो स्टेटस है। ठीक ढंग से देखेंगे तो समाज में हर काम का इतना ही महत्व है। ऐसा थोड़ी है कि किसान के काम का महत्व कम है और जो ब्रिज बना इंजीनियर का महत्व ज्यादा है, ऐसा थोड़ी है। जो डॉक्टर है उसका महत्व कम है और जो मटके बनाता है, घड़े बनाता है, उसका महत्व, डॉक्टर का महत्व ज्यादा है और जो मटके घड़े बनाता है उसका महत्व कम है। समाज की जगह से देखें तो हर चीज की जरूरत है। हम भी वही मान लेते हैं कि ये काम करेंगे तो क्या ही स्टेटस जिंदगी में, नहीं। इसे लगता है कि बेरोजगारी है, ये भी दिखता है कि कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, साथ में ये भी दिखता है कि कई सारे ऐसे काम हैं जो कोई करता नहीं है। आज के दिन आपको भीलवाड़ा कोई बहुत बड़ा सिटी भी नहीं है, बट फिर भी आपको कोई प्लम्बिंग का काम कराना हो, घर में कुछ खराब हो गया हो, आप जहां भी रहते हैं, कितने दिनों में प्लम्बर मिल जाता है। कितना तो गिड़गिड़ाना पड़ता है फोन करके कि आ जा भाई, फूल बिछा के रखे स्वागत के लिए, कर मुरझा रहे अब तो आ जा कि नहीं, वो कोई करने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अहमदाबाद में एक मित्र है, वो बता रहे थे कि हमारे घर में बेसिन का कुछ काम कराना था तो प्लम्बर को बुलाया, बोले उसने 1 घंटा काम किया, उसने 500 रुपया लिया। फिर मैंने सोचा कि मेरी सैलरी कितनी है, तो पता पड़ा कि 1 घंटे का 500 रुपया तो मैं भी नहीं लेता, नहीं। तो उत्पादन की जगह से देखेंगे तो हर कार्य महत्वपूर्ण है। यदि हम ये मान के करेंगे तो बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं, और जिस समाज की भी जरूरत है बहुत सारे काम, कि नहीं। क्या उत्पादन करें में देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो हमने रोजगार के संदर्भ में देखी थी कि जिसकी समाज को जरूरत हो, जिसको करने में अपनी रुचि हो, जो प्रकृति को नुकसान ना करता हो, प्रकृति के साइकिल में बना रहता हो ना, वैसी सब चीजों को, प्रकृति को देखेंगे ना, मतलब उत्पादन कैसे करें तो श्रम पूर्वक, और प्रकृति की आवर्तनशीलता, मतलब जो साइकिल बनता है प्रकृति का चीजों का, कि कुछ बना फिर डिग्रेड हो गया, फिर बना डिग्रेड हो गया, ऐसा ना। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं प्रकृति में कैसे चीजें चलती है। तो एक तो पदार्थ अवस्था है कि जिसमें सारी मिट्टी है, पेड़ मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सारे जो पदार्थ है ना। दूसरा देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं जिसको प्राण अवस्था का नाम दे रहे हैं हम एक। इसके साथ देखेंगे तो एक जीव अवस्था है जिसमें सारे पशु पक्षी है ना, और एक हम है, मानव है। इन सब चीजों को और डिटेल में समझेंगे, बट ये बाकी तीनों का ध्यान रख करके
ये तीनों में जो चीज़ें बनने का क्रम है उसको ध्यान में रख करके प्रोडक्शन करेंगे तो हम ठीक से कर पाएंगे। जैसे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम लकड़ी से कुछ बनाते हैं, लकड़ी कुछ सालों में ठीक खाद बन जाता है। वो खाद जो बनेगा फिर से कुछ पेड़ उगाने में हेल्प करेगा। तो लकड़ी की एक साइकिल है ना, तो लकड़ी से यदि हम कुछ बनाते हैं तो एक तरह से वो साइकिल में फिट बैठता है। प्लास्टिक से बनाते हैं तो उसको किस साइकिल में फिट करेंगे फिर जा करके, मुश्किल है फिर, है ना। कुछ ऐसी चीज़ों को बना लिया, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर लिया जो उस साइकिल में फिट नहीं बैठ रहा, बन गया, अब वो वापस नहीं जाता प्रकृति में कहीं, तो वो चीज़ें वेस्ट के रूप में पड़ी रहती। बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं कचरे के, है ना, और एक साइड हम जमीन में से खोद खोद के चीज़ें निकालते रहते हैं और वहाँ पहाड़ बनाते रहते हैं। हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि कितना निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, कब तक यूज करेंगे। एक समय के बाद तो खत्म हो जाएगा और इतने सारे कचरे का क्या करेंगे। तो प्रोडक्शन करने में भी ये सोचने की जरूरत है कि ये साइकिल मेंटेन रहे, तभी तो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी चीजें, है ना। इसको और डिटेल में देखेंगे जब प्रकृति की बात करेंगे तब। तो आप देखेंगे कि संसाधन का जो अभाव हो रहा है ना, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, या जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो है क्या बेसिकली। तो ये जो संसाधन का अभाव है, जो रिसोर्स का जो डिप्लीशन है, उसको देखेंगे तो जितनी स्पीड से वो बनता है उतनी उससे ज़्यादा स्पीड से यदि मैं यूज़ करने लगूँ तो कम ही पड़ेगा। आपकी रोटी बनाने की एक स्पीड है, उतनी स्पीड से हम लोग खाना खा रहे हैं तो रोटी कम नहीं पड़ेगी, स्मूथली खा लेंगे। जितनी आपकी रोटी बनाने की स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से हम खाने लगे, एक टाइम पे तो थालियाँ खाली पड़ी रहेगी कि नहीं सब। तो उसी को कहते हैं कि कम पड़ गया हमको। तो ये जो पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, इनके बनने में एक टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है। जितना टाइम में वो बनता है उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे तो वो बनते रहेगा, हम यूज़ करते रहेंगे। बट हम जिस स्पीड से यूज़ कर रहे हैं उसको, उतना स्पीड उसके बनने का है नहीं, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि चीज़ें कम पड़ रही है, रिसोर्सेज जो है वो खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उसी को यूज़ करने में लग गए हैं ना कि उसके बनने की उतनी स्पीड नहीं है। उसी तरह से देखेंगे तो पॉल्यूशन किसको कह रहे हैं, तो पॉल्यूशन उसी को कह रहे हैं कि जो साइकिल में वापस नहीं जाता। जैसे पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का एक लिमिट है। हम गांव में धुआं करते हैं, पेड़ इतने ज़्यादा है कि सोख लेते हैं, तो गांव में पॉल्यूशन जैसा नहीं लगता। ठीक, शहर में देखेंगे तो उतने पेड़ हैं नहीं और धुआं कितना ज़्यादा कर दिया, कहाँ सोखेंगे उसको। तो वो जो चीज़ हवा में घूम रही है, जो साइकिल में वापस नहीं जा रही, उसी को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन हो गया। एक लेवल तक का कचरा हो पानी में तो पानी का अपना कोई सिस्टम होता है, मछलियाँ होती है और जीव होते हैं, पानी का अपना शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है कि उसको कर लेता है। तो कुछ कुछ गाँवों में आप देखेंगे तो तालाब आपको शुद्ध मिलेंगे, शुद्ध पानी मिलेगा, क्योंकि उतना कचरा नहीं डाला है जितना मतलब लिमिट क्रॉस कर जाए उसके क्लीनिंग का, तो नेचुरली होते रहता है। हम उतना सारा कचरा डाल देंगे पानी में कि जो नेचुरली क्लीन नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, तो साइकिल में नहीं जाएगा, वो कचरा वहीं पड़ा रहेगा, तो उसी को कहते हैं पॉल्यूशन हो गया। तो हम जब भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या जब भी कुछ यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तब ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो साइकिल में हम बने रह रहे हैं या उसको ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखेंगे तो उत्पादन और कार्य को ठीक से तय कर पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे तो विनिमय भी एक मुद्दा है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हर परिवार सब कुछ बना लेगा, ऐसा तो होगा नहीं, और अच्छा बनाएगा भी तो इतना सारा बनाएगा कि खुद यूज नहीं कर पाएगा कि नहीं। जैसे एक किसान है, जितने गेहूं उगाता है वो सारे थोड़ी खा लेते हैं, वो लोग नहीं खा पाते, तो बचता भी है और बाकी चीजों को लाना भी है उनको, तो कुछ लेन देन भी हो ही रही समाज में, जिसको कहते हैं विनिमय। तो विनिमय को थोड़ा देखेंगे तो उसका लक्ष्य ये है, विनिमय से हम टारगेट क्या कर रहे हैं, तो ये है कि हर मानव को जो चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाए, ना कि प्रॉफिट के लिए बहुत सारा घालमेल हो।
कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी ने स्टोर करके रख लिया, किसी को कुछ नहीं मिला, है ना। तो जब भी समाज में विनिमय को देखेंगे तो ये देखेंगे कि हर परिवार को जो चाहिए वो उसको इजीली अवेलेबल हो, ना कि सिर्फ लाभ की मानसिकता हो कि मैं कम दे करके ज़्यादा ले लूं। और कोष को देखेंगे तो जो उपयोग में नहीं है अभी कुछ चीज़ें, उसका कुछ तो संग्रह होगा, बट वो संग्रह को भी देखेंगे तो उस अर्थ में होगा कि जो बच गई है चीज़ें, अतिरिक्त है, ऑलरेडी एक्सेस में है, उसको संचय करेंगे। और उसको उस अर्थ में संचय करेंगे कि पूरकता के अर्थ में एक दूसरे के साथ कभी काम आए, उस अर्थ में नहीं कि मैं बहुत सारा संग्रह कर लूं और बहुत अमीर हो जाऊं। उस रूप में समाज के लेवल पे भी देखेंगे तो कुछ कोष का संग्रह का काम भी होगा, ना कि बहुत सारा कमा लेने के अर्थ में। समेट के देखेंगे पूरे इस बात को, समाज में व्यवस्था को जो हम कह रहे हैं, तो लक्ष्य तो ये है हमारा समाज के रूप में, उसको पूरा करने के लिए ये 5 चीज़ों को करने की जरूरत है, जिसमें जो शिक्षा संस्कार है उसको हम बहुत मौलिक, बहुत बेसिक आयाम मानते हैं, चूंकि शिक्षा संस्कार से ये हर मानव में समझदारी वाले काम को किया जा सकता है और वहीं से शुरुआत करनी है एक तरह से। और बाकी चारों जगहों पे भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी क्रिएटिविटी लगाई जा सकती है अपनी, कि कैसे इन 5 चीज़ों में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सुनिश्चित हो कि जिससे समाज बेहतर बन सके। देखेंगे कि शुरू कहाँ से होगा। शुरू तो हम समझना करें वहाँ से होगा, फिर परिवार समूह, परिवार समूह का मतलब एक मोहल्ला, कुछ परिवार, फिर गांव, फिर कुछ गांव। ऐसे हमारा टारगेट तो यह है कि धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व तक फैल जाए। सिर्फ अपने ही देश को ठीक करना है ऐसा थोड़ी है, पूरी धरती ठीक हो जाए। तो अल्टीमेटली समाज में ये व्यवस्था की जो बात है उसको फैलाना तो यहाँ तक है। कैसे बनेगी ये मानवीय व्यवस्था? तो उसके आधार के रूप में तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कोई नियमों की किताब छाप लेने से समाज ठीक नहीं हो जाएगा, कोई नीति नियम बना लेने से समाज ठीक नहीं हो जाएगा, कोई सिलेबस बना लेने से समाज ठीक नहीं हो जाएगा, है ना। बहुत सारे रोड रास्ते अच्छे कर लेने से समाज ठीक नहीं हो जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेने से समाज ठीक नहीं हो जाएगा। समाज के ठीक होने के बेस में तो समझदार और जिम्मेदार मानव ही है। मानव जब समझदार और जिम्मेदार होगा तभी समाज ठीक होगा, और समाज ठीक होगा तो ऐसे समझदार जिम्मेदार मानव को मानवीयता पूर्वक जीने का वो अवसर देगा। तो मानव और समाज एक दूसरे की हेल्प करेंगे। भाई मैं समझदार जिम्मेदार हूं तो मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे अवसर है कि मुझे हेल्प मिल रही है अच्छे से जीने को, अच्छे से जी पाऊं, मैं अच्छे काम कर पाऊं, उसके लिए समाज मुझे सपोर्ट कर रहा है, व्यवस्था मुझे सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से दोनों में तालमेल होगा, मानव भी सुखी सुखी ग्रो करेगा, समाज भी सुखी सुखी ग्रो करेगा। और इसके साथ एक और चीज भी हमको समझने की जरूरत है कि समाज के बदलाव के लिए तो सभी को प्रयास करने की जरूरत है। सभी को मतलब हम भी आ गए और सब भी आ गए। कोई 2-4 लोग लगे रहेंगे और उनको हम कहे कि बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, समाज को ठीक करके आओ जाओ, ऐसे तो होगा नहीं। जब व्यक्ति प्रयास करता है तब व्यक्ति बदलता है, जब परिवार प्रयास करता है तब परिवार बदलता है, जब समाज प्रयास करता है तब समाज बदलता है। तो समाज को बदलने के लिए तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा, ये पूरे समाज को मिल करके करने वाला काम है। कोई 2-4 लोग कर देंगे हमारे लिए ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते इसमें। तो समाज के बदलाव के लिए सभी के प्रयास की आवश्यकता है, और इसमें देखेंगे कि फिर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो पाएगा। सीधी बात है कि हर तरह के काम हर कोई नहीं कर पाएगा। भाई मैं शिक्षा संस्कार का भी काम कर लूँ, मैं न्याय सुरक्षा में भी काम कर लूँ, मैं स्वास्थ्य संयम में भी काम कर लूँ, मैं उत्पादन भी ठीक कर लूँ ना, मैं विनिमय कोष भी ठीक कर लूँ, कैसे पॉसिबल है तो दिन में 24 घंटे ही मेरे पास, कितना कर पाऊंगा, कितनी जगह दिमाग लगा पाऊंगा अपना, कितनी जगह ऊर्जा लगाऊंगा।
तो सारा काम मैं ठीक कर लूँ, पूरा समाज मैं ठीक कर लूँ, या समाज के जो सारे डायमेंशन है वो सब में काम कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति के पास हर तरह का अवसर नहीं है, लेकिन ये भी सही बात है कि हर व्यक्ति के पास कुछ अवसर तो है। ऐसा भी हम में से कोई नहीं है एकदम पायमाल के जिसके पास कोई अवसर नहीं है। तो ऐसा हम गरीब नाकारा भी नहीं है कि हमारे पास समाज में करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास सारा अवसर है, सब कर लेगा ठीक। हम नहीं कर पाएंगे कोई कि सब ठीक कर लेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ तो कर ही सकते हैं। अपने लेवल पे जहां भी है वहां से कुछ तो शुरू कर ही सकते हैं, और वो करेंगे तभी पूरा समाज ठीक हो पाएगा। तो ये समझने की बात है। कई बार हम जब समाज के लिए काम करने जाते हैं तो हमको लगता है सब कुछ हम ही को कर लेना है, ये भी ठीक कर दूं, ये भी ठीक कर दूं, यहाँ भी काम कर लूं, वहां भी काम कर लूं। नहीं हो पाता उतना। तो हम सब कुछ कर लेंगे ये भी नहीं है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा भी नहीं है। ये पहचानना पड़ता है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये हमको खुद को पहचानने की जरूरत है कि समाज को ठीक करने में मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, जिसमें मैं अपने अध्ययन अभ्यास का काम भी करता रहूं, अपने ठीक होने का काम भी चलता रहे, परिवार में ठीक से जीने का काम भी चलता रहे, और थोड़ा काम समाज के लिए भी कर लूं। ये हम ही को पहचानना पड़ेगा अपने लिए कि नहीं, कुछ तो अवसर हम में से सभी के पास है, और समाज ठीक नहीं हो रहा, इसके मूल में कहीं ना कहीं हमको ये भी पहचानने की जरूरत है कि ये हमारे पास जो कुछ अवसर है ना उसको हम कर नहीं रहे। कोई 2-4 लोगों की टीम मिलके समाज ठीक नहीं करेगी, सबका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। जितना मेरे हिस्से में उतना मैं कर नहीं रहा, और फिर शिकायत करूं कि समाज ठीक नहीं होगा, कैसे होगा। समाज ठीक नहीं है, शिक्षा संस्कार ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो हमको ये भी पहचानना पड़ेगा कि जितना मेरे हिस्से में है काम उतना मैंने किया कि नहीं किया, तो उसको करना पड़ेगा जी। तो मेरी ओर से समाज में व्यवस्था की बात यहाँ पूरी होती है। अब मैं कुछ आप लोगों का कहना हो तो उसको सुन के फिर प्रकृति में व्यवस्था आगे बढ़ता हूँ। भैया कुछ कह रहे हैं पीछे जी। भैया मेरी जानकारी, जैसे मैं पृथ्वी पे एक कंट्री जिसका नाम भारत है उसमें हूँ, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसके अंदर संविधान के मुताबिक काम हो रहा है और गवर्नमेंट है। ये मेरी जानकारी में है सारी चीज़ें। तो उनका क्या रोल है? मेरा तो रोल ठीक है ये हो गया, लेकिन वो आज सारा तो उनके हाथ में सब कुछ। तो दो जगह से पहचानने की जरूरत होती है इसको। एक तो ये है कि उनके हाथ में बहुत कुछ है लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हम यदि ये शिकायत करेंगे कि आपने आपके हिस्से का काम पूरा नहीं किया, उससे थोड़ी ना घर में सफाई हो जाएगी कि जितना झाड़ू आपको मारना था उतना झाड़ू आपने नहीं मारा। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि जितना झाड़ू मुझे मारना था उतना मैंने मारा कि नहीं। एक तो ये है, तब तो घर ठीक होगा, तब तो शुरुआत होगी। और दूसरा, यदि ये शिक्षा संस्कार ठीक रहे, उसको हम यदि कर पाए, आज बहुत सारा प्रयास इस समाज व्यवस्था में भी कर ही पा रहे, तो ये शिक्षा संस्कार ठीक रहे तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी वहां जा करके उन चीजों को भी थोड़ा ठीक कर पाएंगे। जैसा कल भैया कह रहे थे कि जाते तो हम में से ही कोई है वहां पे। उसमें अगर ये हो गया कि वो सिस्टम कोई हैक करने की कोशिश करते हैं ना लोग, तो कि भाई हम मशीन ऐसी बना दे जो लोग जा रहे हैं वो मतलब वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को दे, मैंने सिस्टम ऐसा बना दिया कि फाइनल मेरा ही रिजल्ट आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर पहले तो वो भी समझना पड़ा कि जो लोग ये सिस्टम हैक कर रहे हैं वो भी तो मानव है और इसी धरती पे पैदा हुए हैं। वो भी तो कोई भी एलियन आके तो हैक कर नहीं रहे ना, वो भी तो हम में आप में से ही कोई लोग हैं। जिस स्कूल में हम पढ़े, जिस तरह के परिवारों में हम पले बड़े हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़ के, उन्हीं परिवारों में पले बढ़ के वो ये कर रहे हैं कि नहीं। तो वो भी है तो हम में से ही कोई। फाइनल ये उन तक सूचना कब जाएगी? हमारी जर्नी तो जैसे चालू होगी, उन तक सूचना करना यही बनता है भैया कि जो मुझे दिया मिला है उसको मैं और पकड़ के चलता रहूं। करना तो यही बनेगा। मुझे दिया मिला है, मैं उसको संभाल के नहीं रख रहा, उसको पकड़ के चल नहीं रहा और उम्मीद करूं कि उस कोने में कब रोशनी जाएगी, कब जाएगी।
कभी नहीं जाएगी। जो दिया मुझे मिला है उसको संभाल के रखूं, उसको पकड़ के चलूं, तब तो कभी वहां रोशनी पहुंचेगी। जी। नहीं, वंदन अच्छी बात बोली कि देखो, इसने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि सारा अवसर डेमोक्रेसी में सरकार के पास ही है, कुछ अवसर तो हमारे पास है। पहले हम अपना वाला काम कर लें, हम समझदार बनते हुए और कैसे समाज में जाए, जैसे शिविर हो रहा है ऐसे कुछ आयोजन करते रहे, तो आज इसी व्यवस्था में, इसी डेमोक्रेसी में कितनी भी शिकायत हो, हमने सरकार से बात की, सरकार तैयार हो गई। आज राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अगर ये आया है तो बिना सरकार में जाए, बिना एमएलए एमपी बने, बिना मंत्री बने भी ये संभव हुआ ना। इस समय ऐसा भी नहीं है कि इतनी निराशाजनक स्थिति है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो टोटली हेल्पलेस हैं, सब कुछ उनके हाथ में है और वो बिल्कुल राक्षसी हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो जैसे श्याम भाई बोलते हैं, वो कोई चंद्रमा से तो आए नहीं है, आए हमारे बीच में से गए हैं। तो अगर हम समझदार होते हैं, हम बाकी लोगों तक ये समझ की बात पहुंचाते हैं, इन्हीं में से कोई चुन के जाएगा फिर, है ना। और नहीं भी जाएगा तो जो चुन के गए हुए हैं उनसे बात करते हैं, तो अंदर कहीं न कहीं मानव तो बैठा है सबके अंदर। अगर हम देख पाए कि हर नेता मानव तो है ही, ठीक है, अभी वो मान्यताओं का चल रहा है तो उस कारण से गलत ज्यादा कर रहा है, जो अधिकांश लोगों के हित में नहीं है। तो अगर हम ये बात को समझते हुए, जीते हुए रखते हैं तो बात तो जाती ही है। और उसका प्रमाण है कि राजस्थान में अभी बिना कोई सरकार में अपना कोई प्रतिनिधि होते हुए भी हमने बात रखी, और वो मंत्री तो यहाँ तक तैयार हुए कि 16,900 स्कूल हैं राजस्थान में जहाँ 9 से 12 क्लास है। तो उसने बोला, आधा घंटा सुनने बस बोला मदन दिलावर जी ने कि यार मुझे तो लग रहा है राजस्थान में फिर वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका एक कोर्स चल गया तो माता पिता के साथ ही बच्चे रहेंगे। तो बोला 16,900 स्कूल में करो इसको। तो अभी अपन ने तय किया कि नहीं, 16,900 में नहीं करेंगे, 634 स्कूल में करेंगे, क्योंकि टीचर को तैयार करना है, उसको समझ देनी, उसको आचरण साथ जीना है, उसमें समय लगता है, ये एक रात में होने वाला काम नहीं है। तो अभी 634 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें भी अभी खाली टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी टीचर को ओरिएंटेशन कराया जा रहा है। भाई इस तरह की बात, हम ऐसी व्यवस्था हम समाज में सोचते हैं, ऐसा शिक्षा में आना चाहिए। उसमें से जो टीचर के प्यास होगी उन टीचर्स को अलग किया जाएगा, उनको आगे के लेवल के और कोर्सेज करा के उनकी समझ बनाई जाएगी, फिर उनको मेंटोर टीचर बनाया जाएगा, वो बाकी टीचर तैयार करेंगे, फिर टीचर मिलकर बच्चों को तैयार करेंगे। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए 16,900 स्कूल में अवसर मिला हुआ है, कर रहे हम 634 में है। मतलब हमारे पास आज भी इस अव्यवस्था के युग में भी लिमिटेड समझ के बावजूद, मतलब अपने जीन में मेरी बात कर रहा हूं मैं, हमको अवसर तो बड़ा मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अवसर कम है हमारे पास क्योंकि हमारा कोई एमएलए एमपी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पात्रता योग्यता कम है, अभी हम अपनी बढ़ाएं योग्यता तो हो जाएगा काम। ये जैसे राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबी कॉलेज और फार्मा कॉलेज में ये कोर्स अप्रूव कर चुकी है AICTE। अब उसके बाद इस बार इरमा की जो स्टडी आई, इम्पैक्ट स्टडी, इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद, गुजरात में अहमदाबाद के पास, उन अच्छा प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने इम्पैक्ट की स्टडी करी कि इसका वास्तव में बच्चों में, टीचर में कितना कुछ इम्पैक्ट प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो उतनी एनकरेजिंग रिजल्ट आए, उसको देख के BBA और BCA में भी AICTE ने अप्रूव कर दिया कोर्स ये। तो अवसर तो मिल ही रहे हैं। अभी हम गए थे, श्याम भाई का एक प्रोग्राम था जयपुर में, ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम में, तो वहाँ सेक्रेटरी फॉर मेडिकल एजुकेशन आ गए, तो उनसे परिचय वहीं कर लिया हॉल में ही। तो उनसे बातचीत चल रही है अभी, उनको किताबें भेजी है, वो देख रहे हैं उनको। तो हम चाह रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में भी आ जाइए। इसलिए अभी भी मेरा मानना है कि मैं भी जब पहले तुम्हारे तो राजनीति में था तो मैं ऐसा सोचता था यार कि बिना वहाँ जाए तो कुछ होगा नहीं। अब मैं महसूस करता हूँ ऐसा भी नहीं है, इतनी खराब हालत भी नहीं है। पहले अपने पर काम किया जाए, अपनी योग्यता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हम जो भी सत्ता में किसी पार्टी का बात तो कर ही सकते हैं ना। और बात करते हैं तो सही बात होती, तो आदमी को लगता वो मना नहीं कर सकता, वो समय लग सकता है थोड़ा सा। तो इसलिए अवसर तो है। धन्यवाद। बढ़िया। तो सारे मुद्दों के बारे में मुझे तो यही लगता है कि हम कोई मुद्दा यहाँ फिनिश नहीं करते हैं ना, सारे खोल के छोड़ देते हैं। और शिविर का पर्पस भी वही है कि कुछ कंप्लीट दे दिया आपको, क्लोज करके आप लेके चले जाओ, ऐसा थोड़ी है। एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया है, इन सारे मुद्दों पर खुद सोचना है, जांचना परखना है, वही तो काम करना है। ठीक, बढ़िया। तो प्रकृति में व्यवस्था पर आ जाए हम लोग।
प्रकृति का जब अध्ययन करने जाते हैं तो पहला सवाल तो ये उठा है, इतनी बड़ी प्रकृति है, इतनी तरह की चीजें हैं ना। एक चिड़िया को ही पकड़ लो तो कितनी तरह की चिड़ियाएं हैं, कब अध्ययन कर लेंगे इतनी बड़ी प्रकृति का, है ना। इतनी तरह की मिट्टी है, इतना सारा अलग अलग पहाड़, सीधी जमीन, खाई, अलग अलग तरह के एरिया है, कब अध्ययन कर लेंगे इतनी बड़ी प्रकृति का। तो जीवन विद्या में देखेंगे तो प्रकृति को 4 भाग में बांट के इजी करने का एक प्रयास है उसको ना, कि एक 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 चीज को पकड़ पकड़ के आप अध्ययन करने जाएंगे तो एक जिंदगी कम पड़ जाएगी, कब कर पाएंगे, है ना। तो उसको 4 भाग में बांट के उसको अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उसको देखते हैं थोड़ा। तो एक तो हमने कहा कि एक भाग करा पदार्थ अवस्था, कि ये जितने भी पदार्थ दिखते हैं, मिट्टी है, पत्थर है, धातु है, मणि है, पानी है, हवा है, ये सारे पदार्थ है। उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जिसको क्या नाम दिया, पदार्थ अवस्था। क्या नाम दिया, पदार्थ अवस्था। दूसरी एक अवस्था पहचानी जिसमें कहा कि भाई अब सिर्फ पदार्थ के जैसे वो पड़े नहीं रहते, है ना, उनके अंदर कुछ होता भी है प्रक्रिया। वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसा भी कुछ दिखता है। पत्थर में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, मिट्टी में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वो ग्रो करता हो, सांस लेता हो ना, कुछ लेता हो, कुछ छोड़ता हो, ऐसा होता नहीं है। बट उससे थोड़ा आगे देखेंगे तो कुछ ऐसा भी दिखता है कि जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है। वो छोटा होता है तो उससे बड़ा होता है, कुछ बनाता है। तो उसको कहा प्राण अवस्था, क्योंकि उसमें प्राण वायु का आवागमन होता है, सांस लेना शुरू करता है। तो उसको पेड़ पौधों के रूप में पहचाना। अब ये दोनों जो अवस्थाएं हैं प्रकृति की, पहले तो धरती एक पदार्थ ही थी, फिर प्राण अवस्था बनी, ऐसा सब हम पढ़ते ही है। तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से रैंडमली चल रही है या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, दोनों के बीच में कोई जुड़ाव है, दोनों के बीच में व्यवस्था है? क्या लगता है, जुड़ाव है? जैसे मैं पूछूं कि हमने ये तीर लगाया जो कि ये इनको कुछ देते हैं, क्या देते हैं? पानी देते हैं, हवा देते हैं ना, मिनरल्स देते हैं। ये देख पा रहे हैं ना कि ये जो पदार्थ है ये प्राण अवस्था को कुछ देते हैं। और ये रिटर्न तीर लगाया है, इसका क्या मतलब है, वापस क्या देते हैं? पत्तियां गिरती है वो खाद बनाते हैं। और क्या कहा? ऑक्सीजन मिलती है जो हवा को और ठीक करता है। तो ये इन दोनों के बीच लेन देन चलती है, व्यवस्था है, दोनों के बीच जुड़ाव है। फिर एक तीसरी अवस्था ऐड हुई कि भाई अब कोई ऐसी भी चीज है कि जिनके अंदर जीव है, जो हिलता, मतलब हलन चलन करता है, हिलता है, कहीं जाता है, क्या खाना क्या नहीं खाना ऐसा चूज करके कुछ खाता है। तो इन सब चीजों को कहा कि भाई कुछ पशु पक्षी है, जीव अवस्था है ना। जो पेड़ पौधों की तरह एक ही जगह होते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो कुछ मान्यताएं भी बनाते हैं, कुछ सोचते भी है, कुछ करते रहते हैं अपना, है ना, वंश आगे बढ़ाने का उनका एक अपना तरीका है। तो इसको कहा कि ये जीव अवस्था है। इसमें पहले ये दोनों के बीच क्या व्यवस्था है, मतलब ये भी हारमोनी में है ना, कि ये तीसरे ने आके बिगाड़ा सब, ये भी हारमोनी में है, व्यवस्था में है। तो इसमें ये पदार्थ और जीव, इनके बीच में क्या संबंध है? पहले ये तीर बताइए। ये पदार्थ जो है वो जीव को क्या देते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये जो जीव वो इनको वापस क्या देते हैं? देते हैं कि लेते ही रहते हैं? सिर्फ मल मूत्र देते हैं जिससे खाद बनता है, ठीक है। हाँ, वो भी देते हैं है ना। इन दोनों के बीच क्या व्यवस्था है? तो जैसे पहले ये कहूं कि इनका खुराक कहाँ से आता है, तो ये तीर समझ में आता है। ज्यादातर तो खुराक लेते ही है, कुछ अपने अंदर अंदर ही ले लेते हैं, बट जो शाकाहारी है वो तो यहाँ से लेते हैं। वापस क्या देते हैं?
पशु पक्षी जो होते हैं वो बीजों को और जो उनके लिए उपजाऊ भूमि है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो पेड़ पौधों को बढ़ने में मौका मिलता है। पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ना, मतलब जो फूल है उससे फल बनने में, फिर जो छोटा सा फल होता है उसको कोई पशु पूरा खा लेता है, उसके पेट से निकल के फिर वो कहीं और जाके बीज गिरता है, तो बीज फैल गया ना। एक पेड़ यहीं खड़े खड़े कहाँ बीज फैलाएगा बेचारा, बट ये पशु पक्षी है वो उसको कितना सारा फैला देते हैं, वो भी है ना। तो इस तरह से देखेंगे तो ये पदार्थ अवस्था को दिया, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने वाला है ना। यहाँ देखेंगे तो इनके फैलाव को, इनका जो ग्रोथ बढ़े और जगह फैले, इसमें हेल्प करते हैं। तो इन तीनों के बीच सुंदर व्यवस्था है। उसके साथ ये भी देखिए कि ये जो पदार्थ और प्राण के बीच में लेन देन है, उसमें इन दोनों में से हम ऐसा पहचानते कि ज्यादा विकसित कौन है? प्राण अवस्था थोड़ी ज्यादा विकसित है, क्योंकि ये तो पदार्थ है, इनमें प्राण वायु का आवागमन नहीं होता, इनमें वो होने लगा, थोड़ा और डेवलप हो गए, थोड़ा और विकसित हो गए, तो ये थोड़े ज्यादा बड़े हैं, मतलब विकास के क्रम में, ये विकास के क्रम में ज्यादा बड़े हैं। तो ये इनको जितना देते हैं वो ज्यादा है कि जितना लेते हैं वो ज्यादा है? ये कैसे पता पड़ता है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आप राजस्थान के किसी ऐसे इलाके में जाइए जहां रण है, डेजर्ट है, तो प्राण अवस्था नहीं है, वहां की मिट्टी कैसी होती है, क्या क्वालिटी होती है? और जहां जंगल है वहां जाइए, वहां की मिट्टी कैसी होती है, क्या क्वालिटी होती है? कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी है? जंगल वाली। मतलब पेड़ पौधे उगे तो जमीन को खराब किया कि और अच्छा किया? और अच्छा किया का मतलब क्या हुआ? लिया ज्यादा कि दिया ज्यादा? दिया ज्यादा ना। ये लॉजिक कह पा रहा हूं ना मैं, कि जहां पेड़ पौधे उग गए वहां ये ज्यादा अच्छे हो गए, मतलब इन्होंने जितना लिया उससे ज्यादा दिया, क्योंकि विकास के क्रम में बड़े हैं तो छोटे का सहयोग किया, शोषण नहीं किया। अब पशुओं को देखते हैं, ये तो उनसे भी आगे है, और बड़े भाई आ गए, ठीक है। इनको देखेंगे तो कोई ऐसे जंगल को देखिए जिसमें कोई पशु ही नहीं है, कैसा जंगल होता है, और कोई ऐसे जंगल को देखिए कि जिसमें पशु है, कौन सा जंगल ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा होता है? पशु वाला। इससे क्या पता पड़ता है कि जितना उन्होंने दिया वो ज्यादा है कि जो लिया वो ज्यादा है? दिया वो ज्यादा है। कितना सुंदर चल रहा था अब तक। अब एंट्री हुई किसकी? है ना? जो इस क्रम में देखेंगे तो है तो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा विकसित है कि नहीं? पदार्थ अवस्था से लेते रहे, ठीक, खींच लिया सब जमीन में से, पानी खींच लिया, न्यूट्रिशन खींच लिए, कोयला खींच लिया, पेट्रोल खींच लिया, दिया क्या? प्राण अवस्था को देखिए, पेड़ पौधों से बहुत कुछ ले लिया, जंगल जंगल पूरे काट दिए, दिया कितना? सेम गड्ढे में वृक्षारोपण किया। उसी तरह जीवों को देखेंगे, गाय का दूध इतना लिया, इतना ले लिया, इतना ले लिया कि ये लगा कि और लेना है तो मशीन बना ली, है ना। चमड़ी उनकी निकाल के स्वेटर बना लिए, सब तरह से शोषण कर लिया, दिया क्या? अब ऐसे जिएंगे तो धरती जीने लायक बचेगी कि खराब होगी? खराब ही होगी। जबकि उम्मीद क्या है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से जीना है कि नहीं? और ये भी देखे कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, ऐसा जीने की या जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे के धरती को स्वर्ग बनाने की? तो चाहत तो हमारी भी यही है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है कि कितना दिया वो हट जाए, है ना, और उसके बदले बहुत आगे निकल गए, और उसके बदले चारों अवस्थाओं के साथ हार्मनी में जीने लगे। चाहत तो यही है हमारी, इसको हमको इंश्योर करने की जरूरत है। और फिर वही बात है कि पूरी मानव जाति में जब होगा तब होगा। अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते कि नहीं? पहले अपनी लाइफस्टाइल में तो कर ही सकते हैं, अपने आसपास तो कर ही सकते हैं कि इससे कुछ तो ठीक होना शुरू हो, हम तो ठीक जीना शुरू करें।
कि जब भी कुछ प्रोग्राम करे, जब भी कुछ जिए, जब भी प्रकृति के साथ कुछ इंटरेक्ट करे, इन तीनों अवस्थाओं का ध्यान रखे, उपयोग करना है उनका। ऐसा नहीं कह रहे कि पेड़ काटने ही नहीं है, बट जितने काटेंगे उससे ज्यादा लगा भी तो पाएंगे। लोहा निकाल लेंगे जमीन में से तो वापस नहीं दे पाएंगे, लकड़ी लेंगे तो दे पाएंगे वापस, और जितना यूज करेंगे उससे कई गुना ज्यादा दे पाएंगे। क्षमता के रूप में देखेंगे तो भी अच्छा जीने की क्षमता हम में सबसे ज्यादा है। हाथी इतना बड़ा जानवर है, कितने पेड़ लगा सकता है? हम कितने लगा सकते हैं? तो क्षमता तो हमारी सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा विकसित, सबसे अच्छा जी सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी प्रकृति को, ज्ञान पा सकते हैं। कर ले, समझदारी से जी ले, तो धरती की व्यवस्था को सुंदर ढंग से समझ के उसमें अपना रोल पहचान के अच्छा जी सकते हैं और यहीं पर स्वर्ग बना सकते हैं, कि नहीं? और इसमें छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि प्लास्टिक का यूज कितना करते हैं, सिंपल चीज है। अनावश्यक रूप से लाइट पंखा कितना चलाते हैं, इतना तो कर सकते कि नहीं? यहां से शुरू तो कर सकते कि नहीं? जहां चल के जाया जा सकता है वहां टू व्हीलर लेके जाते हैं कि चल के या साइकिल से जाते हैं, इतना तो कर सकते कि नहीं? जहां बस से जाया जा सकता है और अकेले ही जाना है तो भी गाड़ी लेके क्यों जाते हैं, इतना तो सोच सकते कि नहीं? कि नहीं? इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई जब इतने सारी गाड़ियां ट्रेनें चल ही रही है, इतना कोयला, इतना पेट्रोल, इतना सीएनजी ऑलरेडी खत्म हो ही रहा है, मैं एक और क्यों खत्म करूं? जो हो ही रहा उसी में बैठ जाऊं जा करके, इतना तो सोच सकते हैं। तो अपने लेवल से शुरू कर सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, कि जिससे प्रकृति की व्यवस्था में हम ठीक जी पाए और धीरे धीरे लोगों को भी ठीक जीने की प्रेरणा दे पाए। ठीक है? थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं चारों अवस्थाओं का, है ना? तो क्रिया देखेंगे चारों अवस्था में क्या होती है, तो पदार्थों को देखेंगे तो पदार्थ में कुछ ना कुछ बनते रहता है, कुछ ना कुछ विरचित होते रहता है, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे ये प्लास्टिक की चेयर है, दिखता नहीं है कि कुछ हो रहा है अंदर, बट 10 साल बाद वापस आएंगे तो ऐसी ही मिलेगी कि क्वालिटी थोड़ी कम हो गई होगी, थोड़ी तो कम होगी। ये लोहा है, ऐसे ही रहेगा कि जंग लगेगा? तो मतलब कुछ तो प्रक्रिया हो ही रही है ना सब पदार्थों में, हमको भले दिखता नहीं है, कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, तो ये क्रिया उनमें हर वक्त चल ही रही है। उसी तरह पेड़ पौधों को देखेंगे, प्राण अवस्था को देखेंगे तो उनमें श्वसन प्रश्वसन चलता है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये क्रिया उनमें चल रही है। जीवों में देखेंगे तो ये जो जीवन की क्रिया को, मैं की क्रिया को देखा था, उसमें से जीवों में देखेंगे तो चयन आस्वादन होता है, सिलेक्टिंग होता है, टेस्टिंग होता है। गाय के सामने सूखा चारा रखो, हरा चारा रखो, अपना सिलेक्शन करती है कि नहीं करती? टेस्ट के बेस पे करती है। तो जीवों में भी चयन आस्वादन की क्रिया तो दिखती है, सिलेक्शन की और टेस्टिंग की। कोई कुत्ता है, एक घर पे जाता है तो वहां लकड़ी पड़ती है, दूसरे घर पे जाता है तो रोटी मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम किस घर पे जाएगा? तो वो भी सिलेक्शन कुछ कर ही रहा है ना अपना टेस्ट के आधार पे कि कौन सा टेस्ट ज्यादा ठीक है। पहले घर पे मिला ये टेस्ट ठीक है कि दूसरे घर पे जो मिला वो टेस्ट ठीक है, उस बेस पे वो भी अपना सिलेक्शन करता है कि कहाँ जाना है। तो हर पशु पक्षी को देखेंगे तो वो भी अपना चयन आस्वादन करते हैं। हमको देखेंगे ज्ञान अवस्था को तो चयन आस्वादन तो करते ही है, उसके साथ साथ एनालाइज भी करते हैं, लॉजिक भी लगाते हैं, है ना, भाव भी कुछ बनता है, चित्रण भी करते हैं। और इसके साथ थोड़ा समझ ले तो आगे ज्ञान पाने की, बोध की, अनुभव की भी क्षमता है कि पूरा अस्तित्व जैसा है, पूरा संसार जैसा है, उसको वैसा का वैसा मैं देख लूँ, समझ लूँ, ज्ञान पा लूँ, उस पे की क्षमता हमें है।
तो ये हमारी क्रियाएं हैं। स्वभाव को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में ये संगठन विघटन ही उनका स्वभाव है। ठीक। प्राण अवस्था में देखेंगे तो सारक मारक स्वभाव होता है। सारक का मतलब होता है ऐसा कि जिसको खाने से कुछ पोषण मिले, मारक का मतलब ऐसा कि जिसको खाने से शोषण हो जाए, या तो नुकसान हो जाए या तो एकदम ही खत्म हो जाए हम, जिसको जहरीला कुछ कहते हैं हम सामान्य भाषा में, या तो शरीर के लिए नुकसानकारक कहते हैं। तो ये उनका स्वभाव है कि कुछ चीज़ें हैं वो स्वभाव से सारक है, कुछ चीज़ें हैं वो मारक है। तो ये प्राण अवस्था का स्वभाव है। जीव अवस्था को देखेंगे तो कुछ है वो क्रूर है, कुछ है वो अक्रूर है। जो मांसाहारी है सामान्य ढंग से देखेंगे तो उनमें क्रूरता दिखती है, दूसरे को मार के खाते हैं, वो भी व्यवस्था के लिए खाते हैं, है ना। और जो गाय है भैंस है इनको देखेंगे तो सामान्य ढंग से देखेंगे तो अक्रूर दिखते हैं, अपना घास खा के आराम से बैठे रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। तो ये उनमें स्वभाव दिखता है क्रूर और अक्रूर। मानव में देखेंगे तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में मानवीय स्वभाव दिखता है। धीरता का मतलब है कि मैं अच्छे से जीने की चाहत रखता हूं और वैसा जी ही पाऊंगा आपके साथ, उस बात को लेकर के मैं प्रस्तुत होता हूं कि न्यायपूर्वक मैं आपके साथ जी पाऊंगा। मैं सही भाव से आपके साथ जी रहा हूं, आप उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मैं वैसा जीना बंद नहीं कर देना कि जाओ कोई बात नहीं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं हो कर लेता। मैं धैर्य रखता हूं कि एक दिन आपका भी ध्यान जाएगा, एक दिन आप भी समझ पाएंगे। उसी तरह दूसरे को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयुक्त करते हैं उसको वीरता। बट ये सारे को हम आगे कभी नेक्स्ट शिविर में अच्छे से देखेंगे ना, कभी कोई नेक्स्ट शिविर करेंगे तो ये सारे भावों को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसी तरह देखेंगे तो हर अवस्था में कुछ इनेटनेस होती है, मतलब हर अवस्था में कोई ऐसी चीज है जो उसमें बनी ही रहती है, उसको कहते हैं उसका धर्म। ये सारी बातें मैं बहुत जल्दी जल्दी एक बार बोल जा रहा हूँ बस, है ना। जितना समझ में आए उतना हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सामान्य ढंग से परिचय ले रहे हैं हम अभी, बाकी इनका और डिटेल स्टडी हो ही सकता है। तो पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो अस्तित्व उनका धर्म है, वो बने रहते हैं, उनका स्वरूप बदल सकता है, बट उनको आप ऐसा कर सकते हैं कि मिटा दो, अस्तित्व ही ना रहे। ऐसा कैसे करेंगे? जैसे ये वस्तु है, ये बनी हुई है, आप क्या कर सकते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा? सोचिए तो। तोड़ के टुकड़े कर देंगे तो टुकड़े तो रहेंगे, और क्या कर सकते हैं? टुकड़े के भी टुकड़े कर दे, चूरा बना देंगे तो चूरा भी तो रहेगा। और क्या कर सकते हैं? जला देंगे। जला देंगे तो हवा बन जाएगी, हवा के रूप में रहेगा। रहेगा तो सही ना, स्वरूप बदल जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते। डिकम्पोज होगा तो भी कुछ तो रहेगा उसका। डिकम्पोज होगा तो क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बट जो जितना क्वांटिटी थी, जो मटेरियल था वो मटेरियल तो रहेगा ना, स्वरूप बदल जाएगा उसका। जैसे पानी है, पानी बर्फ बन जाएगा, फिर पानी बन जाएगा, फिर भाप बन जाएगा, बट कुछ तो है जो कांस्टेंट रहता है, मिटता तो नहीं है ना, स्वरूप बदलता है। भैया वो साइंस में ही पढ़ाया जाता है कि एनर्जी कांट बी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस उसका फॉर्म चेंज होता है, वो साइंस में पढ़ा दिया जाता है जी, है ना। तो इसलिए पदार्थों को कहते हैं कि अस्तित्व उनका धर्म है, आप इनके धर्म से उनको अलग नहीं कर सकते, वो बने ही रहेंगे। आप कुछ भी करे, तोड़ फोड़ करे तो स्वरूप चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। उसी तरह से ये जो प्राण अवस्था है, प्राण अवस्था भी बनी तो रहती है, अस्तित्व तो है ही, प्लस पुष्टि मतलब ग्रो भी करती है। कोई भी पेड़ है उसको ग्रो होने से रोक सकते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि उसको काट देंगे, मार देंगे, तो फिर प्राण अवस्था रहेगी नहीं, वो बन जाएगी लकड़ी, पदार्थ। जब तक वो पेड़ है तब तक तो ग्रो करेगा ही करेगा। ये दिखता है, पेड़ भी है और ग्रो भी नहीं कर रहा, ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसको काट के जहर दे के मार दिया तो ग्रो करना बंद कर गया, बट वो फिर वो पेड़ नहीं है ना, वो लकड़ी है। तो आपने उसको यहां से मार के ले गए उसको पदार्थ अवस्था में, इसलिए लकड़ी बन गई।
तो ग्रो होना बंद हो गया। बट जब तक पेड़ है तब तक तो ग्रो करेगा ही, कैसे भी कर लेगा। आप देखेंगे किसी दीवार में भी वो थोड़ी दरार मिल जाए तो उसमें भी ग्रो कर जाएगा, है ना। तो वो ग्रो करना उसका धर्म है, पुष्टि उसका धर्म है, वो उसके साथ बना हुआ है हर वक्त। उसी तरह जीवों को देखेंगे तो जीवों का जो शरीर है वो तो प्राण अवस्था ही है। जो गाय का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, गधे का शरीर है, वो तो एक तरह से सेल से बनी हुई चीजें है ना। तो वो भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उनके भी बाल बड़े होते हैं, नाखून बढ़ते हैं, शरीर में कुछ कुछ चलते रहता है। तो शरीर में तो यही चलता है, अस्तित्व और पुष्टि। उनमें क्या दिखता है, तो जीने की आशा दिखती है, वो जीना चाहते हैं। कोई पशु सामने चल के मरने नहीं जाएगा कभी, है ना, वो जीना चाहता है। आप मारने जाएंगे तो आप पे हमला कर देगा, बट वो जीना चाहता है। तो जीने की आशा उसका धर्म है, वो उसमें बना रहेगा हर पल, वो जीना चाहता है। ये दिखता है ना। मानव का धर्म क्या है, मानव का भी ये शरीर जो है वो तो प्राण अवस्था है, सेल से बना हुआ है। तो ये तो छोटा होता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है ना। इसमें तो यही है अस्तित्व और पुष्टि। अपने मैं में, सेल्फ में देखेंगे तो दिखेगा कि हमारा धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा है। आपके साथ कुछ भी हो जाए, सुखी होने की आशा आप में से नहीं जाती कि नहीं। तो ये जो सुखपूर्वक जीना है मुझे, ये जो मेरी आशा है, वो मानव का धर्म है। धर्म है मतलब वो हर वक्त हम में दिखता है, बना रहता है, जिसको हम धारण किए रहते हैं। तो सुखपूर्वक जीने की आशा, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा मानव का धर्म है। हर मानव में वो दिखता है। उतने के साथ देखेंगे, ये अनुसंगीयता का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट पीढ़ी में। जी बताइए भैया, वो धीरता, वीरता, उदारता, करुणा, ये समझाओ ना बढ़िया तरीके से। वो समझा दो, और तो कोई नहीं। धीरता का मतलब होता है कि मुझे ये भाव सारे जो है, मानवीयता जो है वो समझ में आई है, मैं उसको जीऊंगा। आप कुछ भी कर रहे हैं अभी, उसमें अपना जीना छोड़ नहीं दूंगा। वैसा मैं ऐसा नहीं कह लूंगा कि आपको नहीं जीना, जाओ कोई बात नहीं, नहीं जीना तुम्हारे साथ न्यायपूर्वक, ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो अपनी ओर से भावपूर्वक जीने के प्रयास पे डटा रहूंगा। उसको कहते हैं कि मैं धीरता पूर्वक जी रहा हूं। कहीं अन्याय हो रहा है, जो भावपूर्वक जीना नहीं हो रहा है, वहां न्याय दिलाने के लिए जो मैं अपने को इन्वेस्ट करता हूं, एक तो उसको वीरता कहते हैं। या दूसरा, आप बहुत सारा मुझ पर आक्षेप करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं जिससे चोट पहुंचती है मुझे, तो भी मैं न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रस्तुत होता हूं आपके साथ, तो वो वीरता है। ठीक, कि आप बहुत पीड़ा में हैं, किसी को पीड़ित कर रहे हैं, मुझे भी पीड़ित कर रहे हैं, वैसी भी सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि नहीं, जीना तो सही ढंग से ही चाहिए, तो उसी का मैं प्रयास करता हूं, तो वो वीरता है। और ये न्यायपूर्वक जीने के लिए कुछ देना बनता है, अपनी ओर से तन मन धन लगाना होता है, तो उसको भी मैं लगाता हूं, तो वो उदारता है। करना कह सकते हैं, उसका एक भाग है। बट तन मन धन तीनों, मन भी लगाना होता है, तन भी लगाना होता है ना। उसी के साथ है न्यायपूर्वक जीने की जो मेरी निष्ठा है कि मैं जीऊंगी न्यायपूर्वक, वो धीरता है। कोई अन्याय कर रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर न्याय दिलाने जाता है, वो वीरता है। वहां भी न्यायपूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, वो वीरता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, न्यायपूर्वक जीने की प्रक्रिया में, जहां भी मुझे तन मन धन लगाना है, किसी के लिए कुछ करना है, जहाँ कुछ वस्तु कुछ देने की जरूरत है, जहाँ थोड़ी सेवा करने की, अपना शरीर से कुछ सेवा करने की जरूरत है, या जहाँ अपना मन लगाने की जरूरत है, उसको भी लगाते हैं, खुशी खुशी लगाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक लगाते हैं। लगाना पड़ रहा है वाला नहीं, बट अपनी खुशी से लगाते हैं, तो वो उदारता है। ठीक है, दया, करुणा, वो पहुंच रहे। धीरता की तो अभी अभी बात करी। ठीक है, तो ये धीरता, वीरता, उदारता की बात हुई।
अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जिनकी एक लेवल पर जीने की कैपेसिटी दिखती है मुझे कि ये ऐसा जी पाएगा, बट उस लेवल पर जीने की कोई वस्तु उसके पास नहीं है, तो वह वस्तु दे दूं तो वो दया है। कि जैसे मुझे लगता है कि आपको, यदि एक बहुत स्थूल उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत मोटा मोटी, कि आपके पास यदि मोबाइल होता तो आप उसका सदुपयोग कर पाते, सदुपयोग करने की क्षमता आप में है, बट मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल दिला दूं मैं, तो वो दया है। ये दिखे कि आपके पास है ही पहले से मोबाइल, बट आपको सदुपयोग करना नहीं आता है, तो वस्तु तो है बट उसका सदुपयोग करने की पात्रता नहीं है आपकी, आपको आता नहीं है कि कैसे सदुपयोग करें, आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको वो सिखा दूं, आपको वो डेवलप कर दूं कि आप उस वस्तु का सदुपयोग कर पाए, तो वो कृपा है। और दोनों में से कुछ नहीं है, वस्तु भी नहीं है और उसके साथ जीना भी नहीं आता है, दोनों उपलब्ध करा दूं तो वो करुणा है। ऐसा है। और ये वस्तु का अर्थ समझदारी के अर्थ में भी होता है। अभी उसको बहुत डिटेल नहीं करते हैं, बस ये मानव का स्वभाव है, इस रूप में उसको पहचानते हैं कि कोई मानव, हम जब शरीर से तो मानव हो गए, जब स्वभाव भी मानव का रख के जिएंगे। अनुसंज्ञता का मतलब होता है कि एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन कैसे जाएगा। तो परिणाम का मतलब होता है कि उसकी जो अंदर संरचना बनती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका, वैसा उसका आचरण होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि कार्बन जो होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो वो 6 है, जिसमें भी वो कार्बन के जैसे ही जिएगा, मतलब जिएगा इन द सेंस कार्बन के जैसा ही आचरण करेगा। 8 हो गए तो किसके जैसा करेगा, तो जो उसका स्ट्रक्चर में बेस बना हुआ है वो वैसा ही आचरण दिखता है उसका। तो इसको कहते हैं, उसकी अनुसंज्ञता परिणाम अनुसंगी है, मतलब जैसा उसका बनेगा अंदर का रचना, उसकी वैसी ही बाहर प्रवृत्ति दिखेगी। प्राण अवस्था में ये दिखता है कि जैसा उनका बीज होता है वैसा ही होता है आगे उनका रचना। तो आप गुटली लगा के कहीं रखे तो वहां से फिर ये नहीं कहेंगे कि करेला निकलेगा, नहीं निकलेगा, आम का पेड़ ही निकलेगा, ये फिक्स है। ठीक, मैंने बेर खा के उसका बीज डाला है तो बेर का पेड़ ही निकलेगा, फिर वहां से वो कुछ और नहीं निकलेगा, जामुन नहीं निकलेगा। ठीक, तो जैसा बीज है वैसा ही आचरण है ना। मैंने नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ ही उगेगा, पत्तियां कड़वी ही होगी, चाहे भीलवाड़ा में उगाऊं चाहे अहमदाबाद में जाके उगाऊं। ठीक, तो जैसा बीज है वैसा ही उनका आचरण है, पूरा वैसा ही जीना होता है उनका। जीवों को देखेंगे तो जैसा वंश होता है वैसा ही जीते हैं। कुत्ता है तो कुत्ते के जैसा ही जिएगा, और उसका जो बच्चा होगा का होता है, उसको भी कभी स्टडी करके आप छोटा सा ही नेट से या कहीं स्टडी करके देखिए कि मांसाहारी पशु जो होते हैं उनकी आंत की लंबाई इतनी नहीं होती, उनका कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। जिनको ये घास फूस या जो हरी चीजें हैं वो पचाने हैं, उनकी आंत की लंबाई एक अलग तरह की होती है, क्योंकि उनको फाइबर पचाने होते हैं। फिर देखिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो किस तरह का है, शाकाहारी वाला है कि मांसाहारी वाला है। उतने से ही पता पड़ जाएगा कि हम शाकाहारी है कि मांसाहारी है बाय डिफॉल्ट। हेलो हेलो भैया, वो कुछ लोग बोलते हैं कि जो है हम ह्यूमन है वो कार्निवोरियस बोलते हैं, दोनों तरह का बताते हैं कुछ लोग कि वो कार्निवोरियस है, हर्बिवोरियस नहीं है वो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वही मेरा जो कहना है, या जो जीवनिद्या का कहना है प्रिसाइसली कहूँ तो वो तो मैंने बता दिया कि लक्षण दोनों के देख लीजिए ना, कि प्रकृति ने एक डिजाइन दे रखा है सभी को, कि जिनको मांस खाना है उनको एक तरह का डिजाइन दिया है, जिनको शाक खाना है उनका एक तरह का डिजाइन दिया है। हम देख ले कि हमारा डिजाइन कौन सा है, शाक वाला है कि मांस वाला है। उतना सिंपल स्टडी है, उतना सिंपल है। वही आपको लगता है कि आपका डिजाइन ही मांस खाने का है तो खाइए, आपको लगता है कि डिजाइन ही वैसा नहीं है तो क्यों डालेंगे अंदर वैसा। जब डिजाइन ही नहीं है,
आपकी गाड़ी का इंजन ही पेट्रोल वाला है तो डीजल क्यों डालेंगे अंदर? तो भैया कुछ लोग बोलते हैं कि जो आगे वाले चार जो दांत होते हैं तो वो बोलते माइक माइक में बोलिए। हाँ, वो कुछ लोग बोलते हैं कि जो आगे वाले जो दांत है ये वाले इस तरफ से कोने में जो है, तो वो बोलते हैं कि ये जो है बेसिकली मांस के लिए होते हैं। तो ऐसा सुना है कुछ कई कई लोगों से। करिए स्टडी ना, मैं तो खुला हूँ, जी। स्टडी करके तय करिए अपने बारे में। सर जैसे पहले आदिम मनो थे तो वो तो पहले जैसे जी थे बिगे बाद में गेहूं है जो है तो क्या कि उनकी तो बाद में खोज हुई थी तो वो तो पहले मांस से खाते जीव जंतु तो वो क्या एक समय के आदमी के शरीर की रचना को देखेंगे उस टाइम की, तो उस टाइम शरीर की रचना भी तो थोड़ी अलग थी। हमारी बॉडी भी तो इतने हजारों करोड़ों सालों में, जो भी टाइम लगा हो, मुझे नहीं बहुत स्टडी उसका, तो टाइम में हमारे शरीर की रचना में भी तो बदलाव हुआ है। एक समय हमारे पूरे शरीर पे बहुत सारे बाल हुआ करते थे, ऐसा कहते ही थे, नाखून भी बड़े बड़े होते थे, अब नहीं है ऐसा। ऐसा सर कुछ जानवरों में देखा, जैसे कुत्ते को देखे तो वो रोटी भी खा सकता है और कुत्ते के लिए है ऐसा कि वो दोनों चीजें खा लेता है। बाय नेचर देखेंगे तो वो मांसाहारी है, हमारे कांटेक्ट में रह रह के शाकाहारी हो गया है, ऐसा लगता है। तो भैया अभी 10,000 साल ही तो हुए हैं सिर्फ हमें उस जंगल से निकल के फिर अपनी जो है समाज में आए। 10,000 साल से ज्यादा थोड़ी ना हुए, तो इतना चेंज तो आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले तो हमारा जो बोलते हैं जंगल में ही थे सब, जो है मांस वास जो भी खाते थे, तो वो सब खेती करना ही 10,000 साल पहले सीखा है। वही सोचिए ना इसको कि 10,000 साल पहले जो सब करते थे वही सब आज कंटिन्यू करना है या अब मानव होके जीना है। क्या करना है? तो कहीं ना कहीं हम जानवरों का उत्पादन ही इतना हो रहा है तो उनको भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी खपत तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। मुझे पता नहीं था कि आप खुराक भी इतना पूरे प्रकृति में सोच के खाते हैं कि किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो उसको मैं खा के कम कर लूं, है इतना सोच के खाना खाते हैं। नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, बता दूं, मैं तो बता रहा हूँ। आदमी ज्यादा हो गए। तो सर ये तो एक तरह से मतलब मिसकंसेप्शन है कि भाई तादाद बढ़ रही है तो खाना जरूरी है, तो बढ़ा तो हम ही रहे हैं ना जी। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई तादाद इतनी ज्यादा हाँ। बढ़ रही है जानवरों की, फिर उसको खाएं तो कहाँ बढ़ रही है जानवरों नहीं, की कुछ तादाद? लोग उल्टा बोलते हैं मुझे तो कि सुनाई पड़ रहा है कई सारे जानवर तो विलुप्त हो गए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, एक तर्क देते हैं कि भाई इनको नहीं खाया गया वही तो वो बढ़ तर्क जाएंगे। देते हैं, उनसे पूछा जाए ना कि हाँ। कहाँ बढ़ रहा है, मुझे उनके तो पास सुनाई कोई- पड़ रहा है कम हो रहा है। कोई जवाब रहता नहीं उनके पास फिर वही आगे। तो ये अपना जो थ्योरी है ये नवचर जीवों में या जलचर में कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब इसको नाखूनों की या पंजों की प्रवृत्ति को या पंजों को शेप को साइज को उनकी शक्ति को, जैसे नवचर जीव है या जलचर है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, वो तो एक मछली जैसे बड़ी, तो उनमें तो न तो नाखून होते हैं और न ही दांत तो दांत होते ही होते है, उनके डाइजेशन सिस्टम तो होता ही है उनका, उसको देख के पता कर सकते हैं। नाखून ही नहीं होते होंगे, पता नहीं कितनों के होते हैं जलचर में नाखून या कितनों के नहीं होते, मेरा बहुत स्टडी नहीं है, बट दांत तो होते ही है, डाइजेशन तो होता ही है। और उनके लिए हमको तय करने की जरूरत नहीं है, उनको अपना खाना आता है। प्रॉब्लम हमारी है सारी उनको तो सबको पता है कि उनको क्या खाना है, उनके लिए कोई तय करके देने की जरूरत नहीं है। हमको ही नहीं पता है कि हमको क्या खाना है। नागराज जी कई बार कहते थे ऐसा कि आदमी 2000 साल में ये तय नहीं कर पाया कि खाना क्या खाना है कि नहीं। इतना विकास करने का इतना ज्ञान हमने कर लिया, दावा करते, ये तय नहीं कर पाए खाना क्या खाना है। बट ठीक है, देखा जाए इसको, चर्चा तो शाकाहार मांसाहार पे बहुत हो सकती है, मुद्दा इतना ही है हमारा शरीर का रचना कैसा है उसको स्टडी करके तय कर लिया जाए। दो और चीजें बता के मैं इस चर्चा को पूरी करता हूं।
एक तो हमने ये देखा कि इन अवस्थाओं के प्रकट होने का एक क्रम है, ठीक। कहीं भी सब लोग जग रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं मैं कि क्योंकि क्या होता है, जिनका क्वेश्चन नहीं है शाकाहार मांसाहार का, वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो जाता है कि हाँ आप लोग तय कर लो, खत्म हो तब बुलाना मुझे, है ना? तो मैं बुला देता हूँ सबको कि चलो हो गया वो खत्म। तो ये अवस्थाओं को देखेंगे, चारों अवस्थाओं को, तो उनके आने का, उनके प्रकट होने का एक क्रम है। पहले पदार्थ ही आएंगे, पदार्थ में भी पहले और बहुत कुछ आएगा, फिर पानी आएगा, पानी आएगा, फिर प्राण अवस्था आएगी। ये क्रम है कि नहीं है? चांद पे क्यों पेड़ नहीं उगते? क्योंकि अभी वहां उस क्रम तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम सीधा क्यों रहने नहीं जा सकते वहां पे? क्योंकि पदार्थ अवस्था में जो संतुलन होना है वो नहीं हुआ है, प्राण अवस्था ग्रो नहीं की है, जीव अवस्था ग्रो नहीं की है, तो हम नहीं रह सकते। तो हाँ, मतलब प्राण अवस्था जो पदार्थ अवस्था है उसका एक तापमान का, प्रेशर का, तत्वों का संतुलन नहीं हुआ है, हवा का, इन सब चीजों का संतुलन नहीं हुआ है। तो पदार्थ अवस्था का एक संतुलन बनता है, फिर प्राण अवस्था आती है। प्राण अवस्था एक मस्त डेवलपमेंट अपना कर लेती है, संतुलित हो जाती है, फिर उनमें से धीरे धीरे कुछ बनना शुरू होता है, जिसका शरीर होता है, हाथ पैर होते हैं, तो ऐसे जीव अवस्था बनती है। तीनों जब ठीक हो जाती है तब हम आते हैं। इससे ये पता पड़ता है कि हर जो ये नेक्स्ट अवस्था है ना, हर जो नेक्स्ट अवस्था है वो निर्भर है, डिपेंडेंट है पिछली अवस्था पर कि नहीं। सिर्फ प्राण अवस्था हो पदार्थ ना हो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन पदार्थ हो प्राण ना हो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पदार्थों को होने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। पेड़ हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, पदार्थों को जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है उनकी, ठीक, इनको जरूरत है अगले दोनों की। ये ना हो तो भी अगले दोनों तो हो जाएंगे ना। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लेकिन इनको जरूरत है अगले दोनों की। हमारे बिना भी तो ये तीनों चल ही रहे थे मस्त, बट हमको जरूरत है उन तीनों की, उनको जरूरत नहीं है हमारे होने ना होने की बहुत। तो ये निर्भरता को देखेंगे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, तो ये दिखता है कि हर अवस्था अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पिछली अवस्था पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। एक चीज। दूसरी, संख्या में देखेंगे, एक रफ अनुमान लगाइए, संख्या देखेंगे तो पदार्थ कितने हैं? अनगिनत। पेड़ पौधे कितने हैं? अनगिनत। ये भी ऑलमोस्ट अनगिनत। हम तो गिनने में आ गए, तो हम सबसे कम हैं संख्या में। हमसे ज्यादा जीव जानवर है टोटल मिला के सारे, हमसे ज्यादा ही होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे। इनसे ज्यादा क्या हो गए? पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, और पदार्थ बहुत ज्यादा। दूसरा मुद्दा हुआ, कितना कहा? 2। कौन कौन सा? पहला कि हर अवस्था को अपने होने के लिए पिछली अवस्था पे डिपेंड होना पड़ता है ही। एक तो ये इक्वेशन बना रहा हूं, फिर फाइनली हम एक प्रूव करेंगे थियरम। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है, संख्या को देखेंगे तो सबसे कम संख्या हमारी है, हमसे ज्यादा जीव है, जीव से ज्यादा प्राण है, उससे ज्यादा पदार्थ है। तीसरा, तापमान ऊपर नीचे हो, वायु प्रदूषित हो, परिस्थिति आगे पीछे हो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? हम। ठीक। टेम्परेचर जो बहुत बढ़ गया, कुछ जीव तो फिर भी जी लेंगे, बहुत सारे जीव जी लेंगे, हम नहीं जी पाएंगे। बाढ़ आ गई, हम नहीं जी पाएंगे बहुत सारे, ये तो फिर भी बहुत सारे जी लेंगे। उनको तो इससे भी कम फर्क पड़ता है। कितना कम फर्क पड़ता है? और इनको पदार्थों को लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, पहला कि हर अवस्था को पिछली पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो हमारी डिपेंडेंसी तीनों पे है। दूसरा, संख्या हमारी सबसे कम है। तीसरा, सेंसिटिविटी हमारी सबसे ज्यादा है। यदि धरती पर प्रलय शुरू हुआ, सबसे पहले कौन मरेगा? मानव। यदि धरती नष्ट होना शुरू हुई, नष्ट कौन होगा? मानव। तो हमको धरती को बचाना है कि अपने आप को बचाना है?
पहले तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए इन तीनों को व्यवस्था में बने रहने देना है। कम से कम ये भी तो देख सकते हैं, कोई उपकार करने का भी नहीं कह रहे कि इन तीनों को जाके बचाओ। अपने बचाने के लिए भी प्रकृति की व्यवस्था को समझना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल। अपने बने रहने के लिए, अपने बचे रहने के लिए। और जो साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैं बहुत डिमोटिवेट नहीं कर रहा आप लोगों को, बट बता रहा हूँ एक बात, वो तो कैलकुलेट करते हैं ना सारा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा बढ़ गया धरती का एवरेज, तो धरती रिकवर नहीं हो पाएगी। मतलब जो तापमान बढ़ रहा है उसको कह रहे हैं कि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। अभी भी चांस है कि अभी भी हम सुधर जाए तो ठीक कर ले धरती को। एक लेवल से ज्यादा खराब हो गया तो फिर ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर वो बिगड़ते ही जाएगा, बिगड़ते जाएगा, बिगड़ते जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेशन तो हम लोगों को बहुत आता है, ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि कितना टाइम बचा है। यदि हमको धरती को बचाना है, वो जो पॉइंट है, नो रिटर्न का पॉइंट है, उसको क्रॉस करने से रुकना है, तो कितना टाइम बाकी है उसका कैलकुलेशन किया है। और उसकी एक घड़ी बनाई है जिसको क्लाइमेट क्लॉक कहते हैं, जो उल्टी चलती है, दिखाती है कि कितना टाइम बाकी है। जो काउंट डाउन होता है ना, ऐसे दिखा रहा है कि कितना टाइम बाकी है। कितना टाइम बाकी है पता है धरती को बचाने के लिए या अपने को बचाने के लिए? 3 साल 300 दिन या ऐसा कुछ, 3 साल 200 दिन, इतना ही कुछ है। 4 साल से ज्यादा टाइम नहीं है। और हम प्लान करके बैठे हैं 10 साल के लोन चुका देंगे, है ना, नया घर कर लेंगे 10 साल में, अपना करियर का प्लान करके बैठे हैं। क्या करेंगे? अभी इसी से मिलती जुलती एक रिपोर्ट आई है कि वेनेजुला के सब ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं। बहुत कुछ हो रहा है। जहां रण था वहां बर्फ गिर रही है, जहां बर्फ गिर रही थी वहां रण बन गए हैं। ये नोटिस तो हमको होता नहीं है कुछ, बहुत कुछ तो शुरू भी हो गया लगता है। ये मैं डरा नहीं रहा कह रहा हूँ कुछ तो अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है प्रकृति के साथ ठीक से जीने की। और सर ऐसा भी बोल रहे हैं कि जैसे ग्लेशियर्स के नीचे करोड़ों सालों से जो ज़ॉम्बीज जमे हुए हैं वो भी निकलने की संभावना है, क्योंकि वो उससे हीट से ही वो निकलेंगे, जब मेल्ट होगा तो सब। अब ये सारा रिसर्च, मैं तो ये देखता हूँ ये रिसर्च हर फील्ड कर रहा है। बचने के लिए क्या करना है वो कौन कर रहा है? तो डरे बिना आराम से सोचा जाए। बट ये समझने की जरूरत है कि जिम्मेदारी है हमारी, है कि नहीं? सुनील अंकल जी एक बढ़िया बात कहते हैं, जो मैं हर शिविर में कोट करता हूँ, आपका वो वाक्य कि हमने अपने बाप दादाओं का श्राद्ध कर लिया, करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारा श्राद्ध करेगी कि नहीं करेगी? क्या देके गए ये हमको? गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब खड़ा करके गए, हवा तो छोड़ी नहीं, पानी तो छोड़ा नहीं। इतना सारा पैसा इकट्ठा करके गए, जिए कहाँ जाके? लेकिन हम ना खाने को कुछ छोड़ा, ना पीने को कुछ छोड़ा, ना सांस लेने को कुछ छोड़ा। तो ये समझने की जरूरत है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत टाइम नहीं है कि कर लेंगे कभी फ्री टाइम में। दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जीना दूभर हो गया है। आज की डेट में प्रदूषण इतना है कि वहाँ स्वस्थ रहना भी मुश्किल हो गया है जी। और हमको ये भी समझना चाहिए कि दिल्ली के आसपास कोई कांच की दीवारें नहीं लगी है कि वहां की हवा वहां रहेगी। वो फैल के हर जगह जाएगी। ठीक है, तो चारों लेवल की जो व्यवस्था को समझने की बात है, उसका एक जो क्रम हमने शुरू किया था 7 दिन पहले, मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना और प्रकृति में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था पूर्वक जीना, इतनी बातों को हमने चर्चा कर लिया। अब जीना है कि सिर्फ चर्चा ही करनी थी? जीना है। तो चारों लेवल पर अपने जीने का क्या कार्यक्रम हो, कैसे जिए, उस पर भी कल बात करेंगे ना, कि पूरी शिविर का क्या सार है, कैसे हम अब इसको जीने में ले पाए। तो कल उस पर भी बात करेंगे।
बट मोटा मोटी जो यहाँ तक की चर्चा थी वो पूरी होती है। लंच के बाद हम लोग अस्तित्व में व्यवस्था पर और जो कोई क्वेश्चंस होंगे उसको लेने का काम करेंगे।